हमारे इस प्रोग्राम में उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री भाई प्रजापति जी पधारे हुए हैं, उनका भी मैं तहे से धन्यवाद करता हूँ, इस्तेमाल करता हूँ। मैं ज़्यादा भाषण नहीं करना चाहता हूँ, सिर्फ हम इन पिछड़े हुए मुसलमानों की बात और आज़ादी के बाद हिंदुस्तान में जो मुसलमान जिस हाल में हुआ वो कुछ लाइनों के द्वारा कहना चाहता हूँ। जाग गया मुस्लिम पसमादा। भारत में मुस्लिम समाज की सबसे ज़्यादा दुर्गत है। आज़ादी के बाद अभी तक पाई न उसने प्रगति है। धंधे उसके बिल्कुल चौपट, मिली न उसको रोजी है। सरकारों ने कभी न सोचा कैसे खाता रोटी है। खस्ता हाल हुआ मुस्लिम का, घर घर में बेहाली है। खस्ता हाल हुआ मुस्लिम का, घर घर में बेहाली है। उसके घर में जाकर देखो अब भी कुर्सी खाली है। आज़ादी के खातिर उसने बहुत बड़ी दी कुर्बानी। लोकतंत्र में मिला उसे क्या है धोखी भरी कहानी। आज़ादी के बाद उसे क्या मिला देश के मुसलमानों को। मुस्लिम के वोटों से देखो बनती हैं सबकी सरकारें। मुस्लिम के वोटों से देखो बनती हैं सबकी सरकारें, लेकिन उसकी सुने न कोई, सहते वे सबकी मारे। जब तक एक न होंगे तब तक बात न मानी जाएगी। सत्ता की भागीदारी से बारी हक की आएगी। पसमादा मुस्लिम समाज के लोगों, तुम अब तो जागो। जो तुम्हें तुम्हारा हक दे दे उसके पीछे ही भागो। एक साथ मिलकर पसमादा मुस्लिम कदम बढ़ाएंगे तो किसकी ताकत है सारे सिंहासन हिल जाएंगे। एक साथ मिलकर पसमादा मुस्लिम कदम बढ़ाएंगे तो किसकी ताकत है सारे सिंहासन हिल जाएंगे। लोकतंत्र में ताकत सिर्फ संगठन की होती है। लोकतंत्र में ताकत सिर्फ संगठन की होती है। जहां संगठन भारी पड़ता जीत उसी की ही होती है। हम सब मिलकर ताकत मुस्लिम समाज की दिखलाएंगे। अपना हक लेकर हम भारत भू को स्वर्ग बनाएंगे। अपना हक लेकर हम भारत भू को स्वर्ग बनाएंगे। हम भी तो भारत माँ के बेटे लाल दुलारे हैं। हम भी तो भारत माँ के बेटे लाल दुलारे हैं। तुम ही बताओ कि हो रहे बदतर हाल हमारे हैं। हम सबको पसमादा संगठन जगाने आया है। मंसूरी अनीस अकबर वसीम ने परचम लहराया है। समाज दो पंक्तियों पर खास ध्यान देना चाहता हूँ, आप ध्यान दें। समाजवादी चिंतक से जुड़ हक पूरा मिल जाएगा। समाजवादी चिंतक से जुड़ हक पूरा मिल जाएगा और सांप्रदायिकता का भी दीपक गुल हो जाएगा। कैबिनेट मंत्री जो उत्तर प्रदेश सरकार में हैं, उनका अनीस मंसूरी साहब एजाज देकर के इस्तकबाल कर रहे हैं। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिएगा। श्री शरीफ भाई उन्नाव वाले इस्तकबाल करेंगे। हो जाएगी मेमोंटो के लिए शरीफ भाई ने कर दिया। आगरा से आई हुई टीम अनीस मंसूरी जी और गायत्री प्रसाद जी का करेंगे। ये मंत्री जी नदीम मंसूरी, शाहबुद्दीन उस्मानी, फिरोज खान, जलाल मंसूरी, अकमल मंसूरी, फरूख सियार और प्रमोद धनकर। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिएगा। आराम से। अरे वाह अनीस मंसूरी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पसमादा मुस्लिम समाज जिंदाबाद। अनीस मंसूरी गायत्री प्रसाद प्रजापति जिंदाबाद जिंदाबाद। शकील सैफी, फखरुद्दीन। आगे बढ़िए आ जाइए भाई। आइए आप लोग आइए। आगे मीडिया वालों तो कम से कम फोटो तो खींचेगा तो। हाँ ले आए यार, बुला लो। आइए जल्दी आइए भाई सर। हाँ लोगों में शौक, जज्बा, मोहब्बत कि किसी तरीके से हमें अनीस मंसूरी साहब का, प्रजापति जी का, गायत्री प्रसाद प्रजापति जी का इस्तकबाल करने का मौका मिल जाए।
वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। आप लोग बैठे रहिए, आप लोग जाइएगा नहीं, गायत्री प्रसाद जी को सुनना है। मैं रोक देता हूँ बाकी प्रोग्राम, पहले गायत्री प्रसाद जी को सुन लीजिएगा, नहीं वरना सारा मकसद फौत हो जाएगा। मैं इसके बाद फौरन आइए हमारे आपके मेहमान हुस्न से इस्तकबाल करता हूँ जो हमारे प्रोग्राम में आए, और उनके लिए ये दरख्वास्त करता हूँ वो आए और अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं। जोरदार महबूब आलम अंसारी जी, फखरुद्दीन मेवाती जी, डॉक्टर परवेज अख्तर जी, सबीर अंसारी जी, हारून फरीदी जी, श्रीमती सबीहा सुल्ताना जी, श्रीमती मुनी अंसारी जी, गुलाम मोहम्मद रायनी जी, हाजी अंजुम साहब एवं मंच पर विराजमान सारे सम्मानित पदाधिकारी नेतागण, सन्मुख उपस्थित सभी सम्मानित कार्यकर्ता साथियों, पदाधिकारी, संगठन के जुड़े हुए सभी तेज तर्रार साथियों, अन्य प्रांत से आए हुए हमारे अतिथिगण, सम्मानित पत्रकार साथियों, मेरे दोस्तों, जिस तरीके से अभी महामंत्री जी के विचार, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के विचार और उसी के साथ जो शायर और कवियों के माध्यम से जो विचार आए उससे कुछ बचता नहीं। जिस तरीके से ये सच है कि ये बैठे हुए जिस तरीके से सुबह 9 बजे से लेकर के और 4 बजने जा रहा है, लेकिन वो चेहरा बता रहा है कि जिस तरीके से जोश और खरोश, भूख और प्यास सब त्याग करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने का काम किया। और इतना ज़्यादा मुझे अच्छा लगा कि जिस तरीके से हम लेट हो गए, और ये अनीस मंसूरी जी की सही, क्योंकि नेताजी ने हमें इलाहाबाद भेज दिया था और बहुत ज़रूरी से, हम बहुत परेशान थे, हमने आपसे रिक्वेस्ट किया था, लेकिन घबराहट, किसी को जुबान देने के बाद कितने लोगों को निश्चित तौर से ये था गलत संदेश जाता, लेकिन हमें आपने भरोसा दिया और हमने जब आए देखे तो पूरा खचाखच भरा, कहीं किसी प्रकार से लग ही नहीं रहा था बाहर की कार्यक्रम हो रहा है। अनुशासन जो सबसे ज़्यादा हमें अच्छा लगा कि इतना अनुशासन किसी भी संगठन में मुझे देखने लग ही नहीं रहा कोई, तो हमने तो वहीं से यहाँ घुसते ही देखा। और जिस तरीके से मैं आपको विश्वास भरोसे के साथ कहना चाहता हूँ, ये सच है कि अनीस मंसूरी जी हम एक दूसरे के दिल की धड़कन है। उसको कोई अलग नहीं कर पाता है, चाहत, और वो चाहत, ये सच है कि जिस तरीके से देश की आज़ादी के बाद हम लोगों ने, जिस तरीके से हमारे पूर्वजों ने, हमारे बुजुर्गों ने इस देश की आज़ादी कराने के लिए खून और पसीने बहाने का काम किया। अगर सबसे ज़्यादा कत्लेआम हुआ, सबसे ज़्यादा अगर उत्पीड़न आज़ादी में हुआ दिलाने में, तो ये बैठे हुए समाज की और पिछड़े वर्गों के लिए का हुआ है।
और जो सत्ता पे राज कर रहे हैं, जो अपनी बात कहते हैं, उन्होंने कोई कुर्बानी नहीं दी है। क्या पूछना चाहते हैं कि जिस तरीके से आज देश के माहौल में पूरे हिंदुस्तान में एक ऐसे मोदी मोदी कह करके ये ऐसा नाम लाया गया, जबकि भाजपा जैसी पार्टी जिसने हमें ही नहीं, हिंदू और मुसलमान ही नहीं, ऐसे लोगों को जो जानते नहीं, जो राजनीति से मतलब नहीं रखते, जिन्हें कोई नहीं, जिनको रोटी और रोजी भी नसीब नहीं होती है, भूखे और प्यासे रहते हैं, दिन रात बीत जाता है, कोई चाहने वाला नहीं मिलता है, ऐसे लोगों को भी नहीं बख्शाई भाजपा वालों ने। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि भाजपा मरी हुई लाश के समान, और 2012 के चुनाव में आप ही लोगों ने, पूरे पिछड़े वर्ग के लोगों ने, चाहे हिंदू और मुसलमान को अभियान कहा कि नारा दिया कि हम हिंदू और मुसलमान, लेकिन पिछड़े दोनों एक है। और इस लड़ाई को अगर 2014-12 में सरकार बनाने का काम किया तो हम ही लोगों ने बनाने का काम किया था, लेकिन हमने ताकत पैदा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को बनाने का काम किया, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने जिस तरीके से हम लोगों को पहचानने का काम किया, एक पहचान बनाने का काम किया, उसी तरीके से मैं कहना चाहता हूं विश्वास भरे शब्दों के साथ कि जो आप मांगे रखी हैं, ये सारी मांगे चुनाव के बाद पूरा करवा दूंगा। ये कहता हूं, आपका वकील हूं, और ऐसा वकील नहीं हूं, फीस वाला वकील नहीं हूं, दिल वाला वकील हूं, जुबान वाला वकील हूं। मैं इतना कहना चाहता हूं, क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है, हमारे सभी लोग, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि जो आप कभी नहीं सोचे होंगे, और अन्य प्रांत के लोगों से भी, तो अनीस मंसूरी जी आपके दिल्ली में ही पद पाएंगे, और वो जो भी पद होगा ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते? मेरा अधिकार। हम अगर 2014 के चुनाव में नेताजी को प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे, हम उत्तर प्रदेश की अधिक सीटें जिताकर भेजने का काम करेंगे, तो ये मेरा अधिकार भी होगा कि हम राज्यसभा का मेंबर भी लेके रहेंगे। ये मेरा अधिकार भी होगा कि केंद्र में सरकार में भी रहेंगे। ये हम आपको विश्वास भरोसे के साथ कहना चाहता हूं, कोई छलिया नहीं है, जो कहते हैं वो करके दिखाने वाला काम करता हूं। नहीं तो आपके बीच में नहीं आऊंगा, मैं ये भी वादा करता हूं। इसलिए ऐसी फिरका प्रस्तावते आपने 2012 के चुनाव में एक भ्रष्टाचार आताताई सरकार को आपने भगाने का काम किया, और उसका कुछ अभी जिक्र भी ऐसे लोगों का बीच में आया, नसीमुद्दीन जैसे लोगों को आपने अभी मन से भी आपने बातें रखी, जिसने धोखा दिया, जो पसमानदा समाज के लोगों की आवाज को दबाने का काम किया, जो नहीं चाहता है कि इस पसमानदा समाज के चेहरों पर भी मुस्कान आए, इनके भी पक्के मकान बने, इनको भी रोटी रोजगार मिले, इनके भी बच्चे IAS और IPS बने, इनके भी लड़के डॉक्टर इंजीनियर बने। तो मैं कहना चाहता हूं कि आपने उनको सबक सिखा दिया, और जगह जगह ये दिल में बिठा लेना कि 2014 के चुनाव में कोई कलंक न लगा सके ये पसमानदा समाज के लोग। इनकी कथनी और करने में अंतर है। निश्चित तौर से आप समाजवादी पार्टी के झंडे को ही बुलंदी की आवाज पर पहुंचाना।
ये लोग समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि गरीब जो होता है, गरीब ईमानदार होता है। हम गरीब तबके के लोग हैं, ईमानदार हैं, हम मेहनतकश हैं, मेहनतकश मजदूर हैं। हमसे ज्यादा मेहनत करने वाला हिंदुस्तान में कोई नहीं है। अगर मेहनत करके हम इस देश की तरक्की पे ले जाते हैं, देश को रोजगार बढ़ाते हैं, तो यही बैठा हुआ पसमानदा समाज करता है, दूसरा कोई नहीं। हम देश को तरक्की की तरफ ले जाएं, हमें अपना हक अधिकार न मिले, ये कहाँ का न्याय है? जिस तरीके से कांग्रेस ने उसी तरीके से मुझे छलने का काम किया। कांग्रेस ने खूब चला, पसमानदा ही समाज क्यों नहीं, सारे पिछड़े लोगों को, हम सब लोगों को, कि जिस तरीके से मुस्लिम समाज के साथ, ऐसे छोटे छोटे तबके के लोगों के साथ, आबादी कितनी है, आबादी के हिसाब से हमें हम हक अधिकार मिलना चाहिए, आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिला। देने का काम किया हिंदुस्तान कहीं नहीं। हिंदुस्तान के नौजवानों, किसानों, मजदूरों के दिले को, धड़कन को रखने वाला, गरीबों के चेहरे पर मुस्कान लाने वाला एक ही नेता है, जिसका नाम मुलायम सिंह यादव है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि अब हम बटेंगे नहीं, हम झुकेंगे ही नहीं, हम आगे कदम बढ़ा करके अपना हक अधिकार लेने का काम करेंगे। हम किसी के हैसियत रखते हैं, ये सच है कि सारे पिछड़े के हिंदू और मुसलमान, हम जिसको चाहे वही लोकसभा पहुंचेगा, वरना लोकसभा कोई पहुंच नहीं सकता। ये नहीं है। और आज ऐसी स्थिति आई और आई, अगर हम बढ़ गए, कहीं हम धर्म के नाम पर, कहीं जात के नाम पर, तमाम लोग गुमराह करेंगे, लुभावना करेंगे। कांग्रेस के लोग आएंगे, बसपा के लोग आएंगे, अंदर के लोग आएंगे, हमें तोड़ने का काम करेंगे, हमें कमजोर करने का काम करेंगे। और फिरकापरस्त ताकतों को सबसे ज्यादा खतरा जो हमें है, ऐसी फिरकापरस्त ताकत, भाजपा जैसी पार्टी जो झूठ बोलती है, जिसने हमेशा छलने का काम किया है, वो छलिया है। भाजपा लोग छलिया है, इन्होंने हमेशा धोखा दिया है। इन्होंने तो ऐसे धोखा दिया है कि जिस तरीके से राम के नाम को बदनाम किया है, एक कभी नहीं थे राम के हितैषी। सवाल करना, हम तो ये बात कहते थे, हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि हिंदू समुदाय के लोगों को में आप बताइए, पूछिए कि क्या ये राम के हितैषी थे, राम के दुख में साथ दिए थे? तो ये भाजपा के लोग राम के हितैषी नहीं थे, ये तो ढोंगी है, पाखंडी। इन्होंने तो कभी नहीं सोचा, अगर विपत में भी राम को अगर साथ दिया था तो निषाद, कश्यप, मल्ला, गौड़िया, भीमर, इन लोगों ने देने का काम किया था। ये लोग नहीं, ये तो लिखा है रामायण। और इसी तरीके से ये बताओ आप, हमारे क्या जो ये मूर्ति बनाता है, जिसके मन में राम, दिल में राम होंगे, वही तो बना पाएगा। कोई चित्र आप बैठा हो, बताओ, जिसके दिल में राम ना हो, मन में ना हो, वो हिंदुस्तान का ठेका ले रहा, हिंदुस्तान का ठेका ले रहा विकास। और ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ एक नाम से प्रसिद्ध हुआ, गुजरात में क्या करा है? दंगा, सिर्फ दंगा। तो सिर्फ दंगे के नाम पर बहुत बड़ा योग हो गया, बहुत बड़ा देश का विकास करने वाला हो गया। और आज जिस तरीके से हम कहना चाहते हैं, सवाल है
कि उत्तर प्रदेश में 3 बार सरकार, माननीय नेताजी 3 बार मुख्यमंत्री रहे, तुम तो अभी 3 बार, तीसरी बार हो। अब उत्तर प्रदेश में 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके, चौथी बार लड़का उनका मुख्यमंत्री है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव है। कहाँ लोकप्रिय हो, पूर्ण बहुमत की सरकार। तो जिस तरीके से एक वहां पर छलावा गुजरात में गरीबों का जो अन्याय गरीबों के साथ होता है, छोटे तबके के हम जैसे लोगों के अत्याचार तो गरीबों पर हुआ है, अमीरों के ऊपर अत्याचार नहीं हुआ है। आज भी वहां पर गुजरात में एक तुलसी प्रजापति की हत्या हुई, उसे न्याय नहीं मिला, पूरे परिवार का कत्लेआम हो गया, न्याय नहीं मिला। तो गरीबों का अगर कत्ल होता है तो गुजरात में होता है। इसलिए हम आपको सजग करना चाहते हैं पूरे देश में। तो भाजपा जैसी फिरका ताकतों को सबक सिखाना है और इस देश का नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुलायम सिंह यादव को जब लाल किले पे झंडा फहराएंगे तभी हम लोगों का भला होगा। और मैं दावे के साथ कहता हूँ 24 घंटे नहीं लगेगा, आप जो मांगे हैं आपकी पूरा हो जाएगा। 24 घंटे नहीं लगेगा। लाख कोई विरोध कर ले, लाख कोई चाहेगा कि पसमानदा समाज की ये समस्याएं ये ना हो या हल हो, उसको हल करके दिखा देगा। गायत्री प्रजापति एक तरफ होगा इस मंजूरी के साथ, जितने लोग हों एक तरफ हो जाए, लेकिन आप ही जीतेंगे, दूसरा नहीं जीतेगा। इसलिए कहीं से अगर लग गया, बहुत लोग नेता सब हैं, हम आप सबको कहना चाहता हूँ, सारे नेताओं, आप उस क्षेत्र के ही नहीं बड़ी से बड़ी कुर्सी पर आप जाएंगे, ये मैं आपको विश्वास और भरोसे के साथ। ऐसा नहीं है दिखावा छलावा है। हमारे बैठे सही सुल्तानपुर के वो हमारे जो है हारून साहब है मंच में, अभी हम मिले थे हारून साहब, पूछ लीजिए, हमारे क्षेत्र से भी 2 लोग आए, पूछ लीजिए। हम चाहते हैं, हमने गरीबी देखी, हम जानते हैं कि दर्द कैसे होता है। मुझे पता है कि जब हम ईद और बकरीद जाते हैं, तो अब गरीबों के यहाँ जब जाते हैं तो मोहब्बत याद आती है कि गरीब के यहाँ कितनी मोहब्बत मिली, और अमीर के यहाँ जाते हैं तो उसके यहाँ मोहब्बत क्या मिली। लगता है कि कोई दिल से दिल मिला रहा है, दिखावटीपन नहीं रहता है, कहीं कपड़े पहनना होगा, एक नहीं दिखाई पड़ता है। गया जब मैं छोटे थे, आपके मंत्री जाते थे, जब छोटे थे जैसे बैठे हुए आप जैसे राजनीति पर बैठे थे नेता, जाते थे ईद में भी, तो ऐसे घरों में जाते थे तो जो बड़े परिवार रहते थे तो उन्हें लगता था कि कहीं सीने में हमारी गंदगी लगी हो, उनके न लग जाए ये तब। लेकिन जब गरीबों के पिछड़ों के घर जाते थे, वही हमारे यहाँ जो है हारून भाई जैसे चुड़ियार जानते हैं जब बाहर, और वहीं जो है एक दर्जी अभी खत्म हो गए बेचारे रघु टेलर, उनके यहाँ मैं जरूर जाता था। ऐसे लोगों के यहाँ सब यहाँ तो लगता था कि ये मेरा कैसे है, ऐसे चमक लेते थे गले में, ऐसे मिलते थे कि जैसे लगता था कि दिल दूसरा सीने में नहीं है, एक ही। इसलिए कहना चाहते हम जानते हैं कि आप बताओ सब्जी बेचने वाले राय कहाँ से लाए, एक विश्वा खेत में भूमिहीन है। जब हमारे पास भूमिहीन है, अगर सबसे ज्यादा भूमिहीन कोई है तो ये पिछड़े वर्ग के मुसलमान हैं, जो अनुसूचित में तो है ही नहीं, अनुसूचित में है ही नहीं। तो हम अनुसूचित वर्ग के भी लिए, जो अनुसूचित वर्ग में रहना है, जो उस काबिल है, धोबी है, जैसे हिंदू धोबी है, मुसलमान, इस तरीके से कई ऐसे वर्ग के लोग हैं जो उसमें भी आते हैं। हम इस लड़ाई को उसको भी ले जाएंगे, और नेताजी के ही कलम से दिल्ली में जब प्रधानमंत्री होंगे तो हक अधिकार दिलाने का काम करेंगे। ये मैं जो पिछड़े हैं, हम चाहते हैं, मेरी तमन्ना कि हमारे बच्चे भी सोचते हैं कि हमारे भी खेत में एक बिस्वा गन्ना ही हो। अगर हम मटर की फली भी खाना चाहें तो एक बिस्वा जमीन मेरे भी पास। बताओ इतने लोग आए हो, ऐसे काफी लोग होंगे तो आपने गिने चुने लोग आए हो, लेकिन गरीबों में चले जाओ
तो 2% लोगों के पास खेत होगा। 80, 85, 95, 98% ऐसे गांव में लोग जिनके पास खेत भी नहीं है, भूमि ही नहीं, मकान नहीं है, एक मकान में नहीं रह सकते हैं। किस तरीके से मकान में रहते हैं उसको गायत्री प्रजापति जानती है कि 8-8, 10-10 परिवार एक कमरे में छोटे छोटे बच्चे लेकर के नहीं रहता है। हम अपनी रोटी चलाने के लिए छोटे से बच्चे को नहीं बिठाते हैं सब्जी की दुकान, खुंचे की दुकान पे नहीं कराते हैं। जितने चले जाओ जिस दुकान पर तो छोटा बच्चा लिए हथौड़ा बना रहा हो, मैकेनिकल का काम बना रहा होगा, साइकिल का पंचर बना रहा होगा। हम देखे हमारे एक कल्लू नसीर है, उसके इतने बच्चे जो है पंचर, हमने कहा बताओ, सवाल किया इन्हें पढ़ाने क्यों नहीं भेजती है, इन बच्चों से जो है पंचर बनवाती हो। तो अपनी स्थिति बताए कि 7 बच्चे और 3 बेटियां बड़ी और ये बच्चा बड़ा हो, तो अगर ये ना चले तो रोटी नहीं बन पाएगी, खेत है नहीं, कुछ भी नहीं। हमने उधर मेरे आंसू चला गया। अब हम उनकी मदद करें, और ये नहीं कहें क्या मैंने उनकी मदद किया। और आज भी मैंने उन्हें नामित भी करवाया था, तो टाउन एरिया में वो जो है सदस्य 3 बार लड़ा था, वो जीता नहीं। तो मैंने उसको कहा तुम जीतते नहीं हो, अभी तुम्हें बना दूंगा, सरकार बनेगी। उन्होंने जवाब दिया था कि सरकार बनी, 3 हमारे यहाँ 3 थे, तीनों मुसलमान बना दी और पिछड़ी जाति को, एक दर्जी को और एक 3 थे, तीनों, कोई और दूसरा नहीं बना। अमेठी टाउन एरिया में पूछ लो, और एक 80 की थी, 80 के 4 लोगों ने सवाल किया हमें बताओ किसको हम बनाए गलत को बता दो। मैं इसलिए कह रहा हूँ हमने नहीं इस बात को लाई कि यहाँ के यादव या फला हिंदू नाराज हो जाए। हमने तर्क दिया, हमने बताया कि 3 बार बेचारा लड़ा, कभी 7 को हारता था, किससे, एक बनिया है और मजबूत था, सुनार, और वो बनिया जायसवाल था। अब वो 7-8 वोट से हारता था, ज़्यादा नहीं हारता था, 7-8 वोट से हारता था, कभी 7 वोट, कभी 9 वोट। लेकिन हमने उसकी तमन्ना पूरी, उसकी एक नहीं ख्वाहिश थी कि हम टाउन एरिया में सदस्य बने। हमने कहा कि चलो करिए, सेक्रेटरी है, उजड़ा है, अमेठी जामा मस्जिद का, उन्हें हमने बनाया। हम तो जिसको आपसे वादा कर रहे हैं, ये नेताजी क्यों है, नेताजी हमने तो वकील हो, हमने तो वकालत की, तो बनाया तो नेताजी ने, मुख्यमंत्री जी ने। इसलिए भरोसे के साथ कहता हूँ कि अब हेलीकॉप्टर चलेगा, और वहां दिखाई पड़ना जो रथ चला था, तो रथ पर सबसे पहले अगर अगुवाई कोई करता था तो पसमंदा समाज के करते थे। और मैं तो ठंडक भी रहती थी, ठंडक भी नहीं रहती थी, ठंडक थी, रथ चलाते रहते तो ठंडक में हम लोग गुजरा था। लेकिन जिस तरीके से कोई ऐसा जनपद ने कहा कि जहां पर इतना जबरदस्त स्वागत ना हुआ हो, तो मैंने नेताजी से कहा, मुख्यमंत्री जी से, कि अगर कोई उत्तर प्रदेश में है संगठन तो पसमंदा समाज है, और इसके राष्ट्रीय है पूरा सब पिछड़ा मुसलमान खड़ा है। कई जगह की फोटो हमने खिंचवाई है, कैसे बनवाया, हमने नेताजी को दिखाई। इसलिए कहना चाहता हूं कि आपकी उम्मीद और भरोसे के साथ अब आपकी बारी, हमारी आपकी परीक्षा है। हम लोग आपके बीच में आएंगे, कार्यक्रम तय होंगे, फाइनल कर दिया नेताजी ने। और नेताजी सच है, हमने कहा हेलीकॉप्टर को उन्होंने कहा, और हमने कहा कि सिर्फ एक नेता मुझे चाहिए, वो अनीस मंसूरी चाहिए, दूसरा मेरे साथ आइए। और वो सिर्फ बता दीजिए नेताजी जो सबसे कमजोर है, उसको हम पहले जिता करके और पहले राउंड उसको भेजेंगे, जो कमजोर वाली है, जो अच्छी वाली है। मैंने कमजोर वाली सीट मांगा, इसीलिए पहले लगा दिया। तो आप सबके बीच में हम आएंगे, अगर आप लोगों की पूरे ताकत के साथ जो वादे कर रहा हूं, ये आपका बेटा बच्चा कर रहा है,
हमने जिंदगी में संघर्ष किया हूँ, आप मेरे संघर्षों के साथ रहो। हम आप पे भरोसा चाहते हैं कि चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए नेताजी के पैरों में अगर लाना पड़ेगा तो आपके चेहरों में असर नहीं आने के लिए आपको मिला। हम इसलिए कहें, हमें भरोसा और विश्वास, और ये भरोसा कहीं टूटा तो निश्चित तौर से आज जितनी बड़ी उम्मीदें हैं, हो सकता है कि हमारे बीच के प्रत्याशी कांग्रेस हो, भाजपा के, बसपा के दिए भी होंगे, वो देंगे, तो कहीं हमें आपको ये सोचना पड़ेगा कि हमारे बीच में अगर ऐसा प्रत्याशी भेजा दूसरे दलों ने, निश्चित तौर से मुझे कमजोर करने की कोशिश करें। क्यों मैं लक्ष्य से, हो सकता है हमारे दल से होता है तब तो हम करने जाते, अगर वहां पर हम फिसल गए, वही आवाज तेरी गलत दूसरी जगह परिवर्तित हो जाएगी, लोग उदाहरण दे देंगे। अगर गलती एक जगह से हुई तो गलती पूरे उत्तर प्रदेश नहीं देश में चली जाएगी, उनके दिल टूट जाएंगे, लोग बताएंगे, उनके प्रत्याशी बताएंगे, लोग बताएंगे, फिर हमारी जमीन नहीं गवाएंगे। हम वादा कर रहे हैं कि हमें लाल किले पर झंडा फहराना है और नेताजी को फहराना है। अब उनसे सारे विश्वास और भरोसे के साथ जो उम्मीदें हैं हमारी, जो हमारी मांगे हैं, जो हमें आगे बढ़ाने के लिए हर क्षेत्रों में, क्योंकि प्रधानमंत्री बनने के बाद कोई ऐसी शख्सियत नहीं रहेगी कि जो आप चाहें वो सरकार बनाए। उत्तर प्रदेश की सरकार में है, हो सकता है अब चल पड़ा, अगर पढ़े बेटियां पढ़ो बेटियां है तो हमारे लिए है, सबके लिए। कब्रिस्तान की है, वो हमारे लिए है, सबके लिए। अब लैपटॉप, बेरोजगारी भत्ता, तमाम योजनाएं हैं हमारे लोग, जो हमारी बेटियां पढ़ी हैं, हमारे बेटे पढ़ रहे हैं, उन्हें भी पहली बार मिलने का काम किया। बेरोजगारी भत्ता पहली बार मिलने का काम किया, किसी ने नहीं सोचा, तमाम हक अधिकार, लेकिन मूल रूप से हमारा अधिकार जो अभी अनीस मंसूरी जी ने कहा था कि हमारे लोग तभी IAS IPS बनेंगे जब वो बाग हमारा बस होगा, जब रास्ता खुलेगा, और वो दिल्ली से खुलेगा। चाबी दिल्ली में है। हम लोगों ने 17 जातियों के लिए मांग करके नहीं कहा कांग्रेस ने, ये भाजपा, बसपा, कांग्रेस तीनों एक है, तीनों एक है। आप ये बताओ, मोदी एकता षड्यंत्रकारी, चाहे पहले तो कहा पिछड़े हैं, पिछड़े के नाम पे हमको बांटना चाहा, लोग गुमराह हो जाए। भाजपा के लोग इतने शातिर हैं, ऐसा दिमाग कहीं नहीं पाओगे, बहुत शातिर है। इन लोगों ने कहा हम पिछड़े, मोदी पिछड़ा है। जब हम लोगों ने उसका पर्दाफाश किया तो फिर बोले कि मोदी चाय बेचने वाला है। ये बताओ, इतने सब बैठे, सबके घर में बुजुर्ग लोग, कितने लोग चाय बनाते होंगे, इन्हें पता है? हम लोग चाय नहीं बनाते। ये किसमें कितनी मेहनत करते हैं, चाय से ज्यादा बनाने वाले से मेहनत का मजदूर होता है। अरे चाय बनाने में कितनी मेहनत होती बताओ। लेकिन मेहनत करने वाले में इनसे बताओ कि जो हथौड़ा चलाने वाले में, अरे बता दो, एक तो बना के दिखा दो, एक पैडल, एक तो साइकिल का पंचर बना के दिखा दो, एक तो खोल के दिखाया मोदी। सबसे मेहनत कर मजदूर अगर है कोई तो ये लोग बैठे हैं, हम लोग हैं। तुम मोदी जी ये गुमराह करके अच्छा चाय बेच रहा था कैसे? आप देखो, चाय का नाटक भाजपाइयों ने जगह जगह, अगर एक दिन में तो कहाँ लगाए थे? कौन चाय बना रहा था? RSS के लोग चाय बना रहे थे। कौन जो है पी रहा था? भाजपा के लोग, और तार जोड़े थे। अब इनसे पूछो, 1 घंटे चाय पी रहे थे मोदी जी, अब टीवी पे दिखाई पड़े तो जनता जाने। ये बताओ, ये नाटक नहीं है? ये बताओ, जब तुम मोदी की चाय बनाए रहे होगी तो उस समय तो लकड़ी पे, बताओ देहात में आज भी भदेली होती है, उसी में तो चाय बनाते हैं। देहात में चले जाओ, छोटी दुकान, या पतीला होगा, भदेला होगा। अब इनसे पूछो कि उस समय चाय लकड़ी से, आज भी लकड़ी से बनाते हैं। गांव में बताओ, गांव में लकड़ी से और कंडी से चाय बनाते हैं, फूस से बनाते हैं। इनसे पूछो किससे बना रहे थे? सिलेंडर से सब चाय बना रहे थे, सिलेंडर से चाय, सिलेंडर से चाय, बढ़िया से स्टार। झोपड़ी में बनाए होते, किसी झोपड़ी वाले से बात की होते मोदी जी, तब हम जानते। तुम तो इतना झूठ बोलने वाले हो, देश को बर्बाद कर देंगे,
इन भाइयों आप नोट कर लेना, अगर कोई इनको सफाया कर पाएगा तो समाजवादी कर पाएंगे। और इस देश की तरक्की अगर करेंगे, इस देश का किसान नौजवान सभी खुशहाल होगा, तो समाजवादी पार्टी ही करेगी, दूसरा कोई नहीं करेगा। ये समाजवादी विचारधारा, इनके इतने डोब है इन लोगों से। वो हम लोग गणेश जी को जानते हैं कि लक्ष्मी की, तो इन्होंने एक दिन में दूध सब पिला दिया, ऐसे पिलाया दूध कि सारा दूध जो है वो रुला दिया। बच्चे बेचारे भूखे मर गए, छोटे छोटे बच्चे बेचारे जो लिए थे, रखे थे बच्चे के लिए दूध, वो बच्चा वो दिन भर रोया, भूखा रहेगा और रात भर रोया। सवेरे दूध मिलेगा, कहाँ से मिलेगी? दूध तो पिला दिया सब। तो ये दूध पिलाने वाले, ये चाय बेचने वालों, ये जो है राम नाम के ढोंगी, जो मंदिर मस्जिद वही बनाएंगे, ये जो है और नहीं बख्शा। क्या ये सच्चाई नहीं पूछना कि ये लोगों, ये हमारे मुस्लिम समाज के लोगों, ये पिछड़े वर्ग के लोगों, कि इनसे और सवाल करना। उत्तर प्रदेश सरकार नहीं बनाई थी, 3 बार सरकार बनाई थी, किसके? रक्षाबंधन करके। पवित्र रिश्ते रक्षाबंधन को, अगर हिंदुओं के जो पवित्र रिश्ता होता है भाई बहन का, वो रक्षाबंधन होता है। अब उस रिश्ते को अगर तोड़ने का काम किया तो किसने किया? यही भाजपा बस्तर। तो इनसे 3 बार बनाया, उत्तर प्रदेश विकास नहीं कर पाया। अब दिल्ली के कुर्सी पर 13 दिन की सरकार और 13 महीने की सरकार किसकी थी? इनकी 13 ही किसने किया था? तो 13 महीने तक तुमने प्रदेश देश का विकास नहीं कर सकते। कौन सा विकास किया यही बता दो। इसलिए ये बहुत हम समय ज़्यादा ले रहे हैं, इसलिए आप लोगों को देर भी हो रही है, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि अब परीक्षा की बारी है। हमें अगर आपने बुलाया तो दिल से दिल मिलाना, जो वादा करते हैं हम तो विश्वास करते हैं पीर फकीरों में करते हैं, हम उनके अनुयायी हैं। और हम तो आपसे बता रहे हैं खम्मत पीर बाबा जाते हैं, हमने तो 10 साल हो गए खम्मत पीर बाबा के दर्शन हर किसको तो आप करते हैं। तो ऐसे सहनाई में एक उदाहरण दे रहा हूँ। अब हम जानते हैं कि आप सब कितने दिल के सच्चे हो, क्या पाओ क्या खिला दो, क्या पिला दो, क्या दे दो। और अभी मैं देख रहा हूँ कि किस तरह से भाव जो आपने कृपाण पकड़ा दी है, तो वो दिखाई पड़े जंगे मैदान में। ये ना देखा कि दिखाते हैं तलवार और तलवार बनी नहीं, तो दोनों आदमी को तलवार पहनाई है। इसकी इज्जत रखना आप सबका काम है। आप और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि चुनाव बाद, जैसे आपने कहा कि चुनाव बाद तो हम आपका स्वागत करेंगे और आपको लगेगा कि स्वागत क्यों कर रहा है। और नेता जी आपके बीच में रहेंगे और प्रधानमंत्री के रूप में पहला स्वागत होगा तो पसंदीदा समाज और पिछड़े लोगों के साथ होगा। इन्हीं शब्दों के साथ सभी लोगों को कहना चाहता हूँ, अपना दुख हम दोनों को दे देना, आपको तो देते हो, हमें भी दे देना और साथ मिलकर के बांटेंगे और हिंदुस्तान बनाएंगे। मंसूरी जी, हम एक दूसरे के दिल की धड़कन है। उसको कोई अलग नहीं कर पाता है, चाहत। और वो चाहत, ये सच है कि जिस तरीके से देश की आज़ादी के बाद हम लोगों ने, जिस तरीके से हमारे पूर्वजों ने, हमारे बुजुर्गों ने इस देश की आज़ादी कराने के लिए खून और पसीने बहाने का काम किया। अगर सबसे ज़्यादा कत्लेआम हुआ, सबसे ज्यादा अगर उत्पीड़न आजादी में हुआ दिलाने में, तो ये बैठे हुए समाज की और पिछड़े वर्गों के लिए का हुआ है। और जो सत्ता पे राज कर रहे हैं, जो अपनी बात कहते हैं, उन्होंने कोई कुर्बानी नहीं दी है। क्या पूछना चाहते हैं कि जिस तरीके से आज देश के माहौल में पूरे हिंदुस्तान में एक ऐसे मोदी कह करके ये ऐसा नाम लाया गया
जबकि भाजपा जैसी पार्टी जिसने हमें ही नहीं, हिंदू और मुसलमान ही नहीं, ऐसे लोगों को जो जानते नहीं, जो राजनीति से मतलब नहीं रखते, जिन्हें कोई नहीं, जिनको रोटी और रोजी भी नसीब नहीं होती है, भूखे और प्यासे रहते हैं, दिन रात बीत जाता है, कोई चाहने वाला नहीं मिलता है, ऐसे लोगों को भी नहीं बख्शाई भाजपा वालों ने। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि भाजपा मरी हुई लाश के समान, और 2012 के चुनाव में आप ही लोगों ने, पूरे पिछड़े वर्ग के लोगों ने, चाहे हिंदू और मुसलमान कहा कि नारा दिया कि हम हिंदू और मुसलमान, लेकिन पिछड़े दोनों एक है। और इस लड़ाई को अगर 2014-12 में सरकार बनाने का काम किया तो हम ही लोगों ने बनाने का काम किया था, लेकिन हमने ताकत पैदा की, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को बनाने का काम किया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने जिस तरीके से हम लोगों को पहचानने का काम किया, एक पहचान बनाने का काम किया, उसी तरीके से मैं कहना चाहता हूं विश्वास भरे शब्दों के साथ कि जो आप मांगे रखी हैं, ये सारी मांगे चुनाव के बाद पूरा करवा दूंगा। ये कहता हूं, आपका वकील हूं, और ऐसा वकील नहीं हूं, फीस वाला वकील नहीं हूं, दिल वाला वकील हूं, जुबान वाला वकील हूं। मोहब्बत आपने तो मैं इतना कहना चाहता हूं, क्योंकि आचार संहिता बनी हुई है, हमारे सभी लोग, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि जो आप कभी नहीं सोचे होंगे और अन्य प्रांत के लोगों से, तो अनीस मंसूरी जी आपके दिल्ली में ही पद पाएंगे, और वो भी पद होगा। ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते, मेरा अधिकार। हम अगर 2014 के चुनाव में नेताजी को प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे, हम उत्तर प्रदेश की अधिक सीटें जिताकर भेजने का काम करेंगे, तो ये मेरा अधिकार भी होगा, ये हम राज्यसभा का मेंबर भी लेके रहेंगे, ये मेरा अधिकार भी होगा, केंद्र में सरकार में भी रहेंगे। ये हम आपको विश्वास भरोसे के साथ कहना चाहता हूं, कोई छलिया नहीं जो कहते हैं वो करके दिखाने वाला काम करता हूं, नहीं तो आपके बीच में नहीं आऊंगा, मैं ये भी वादा करता हूं। इसलिए ऐसी फिरका प्रस्तावते आपने 2012 के चुनाव में एक भ्रष्टाचार आताताई सरकार को आपने भगाने का काम किया, और उसका कुछ अभी जिक्र भी ऐसे लोगों का बीच में आया, नसीमुद्दीन जैसे लोगों को आपने अभी मन से भी आपने बातें रखी, जिसने धोखा दिया, जो पसमानदा समाज के लोगों की आवाज को दबाने का काम किया, जो नहीं चाहता है कि इस पसमानदा समाज के चेहरों पर भी मुस्कान आए, इनके भी पक्के मकान बने, इनको भी रोटी रोजगार मिले, इनके भी बच्चे IAS और IPS बने, इनके भी लड़के डॉक्टर इंजीनियर बने, तो मैं कहना चाहता हूं कि आपने उनको सबक सिखा दिया, और जगह जगह ये दिल में बिठा लेना कि 2014 के चुनाव में कोई कलंक न लगा सके, ये पसमानदा समाज के लोग, इनकी कथनी और करनी में अंतर है। निश्चित तौर से आप समाजवादी पार्टी के झंडे को ही बुलंदी की आवाज पर पहुंचाना, ये लोग समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि गरीब जो होता है, गरीब ईमानदार होता है। हम गरीब तबके के लोग हैं, ईमानदार हैं, हम मेहनतकश हैं, मेहनतकश मजदूर हैं। हमसे ज्यादा मेहनत करने वाला
हिंदुस्तान में कोई नहीं है। अगर मेहनत करके हम इस देश की तरक्की पे ले जाते हैं, देश को रोजगार बढ़ाते हैं, तो यही बैठा हुआ पसमानदा समाज करता है, दूसरा कोई नहीं करता। हम देश को तरक्की की तरफ ले जाएं, हमें अपना हक अधिकार न मिले, ये कहाँ का न्याय है? जिस तरीके से कांग्रेस ने उसी तरीके से मुझे छलने का काम किया। कांग्रेस ने खूब छला, पसमानदा ही समाज क्यों नहीं, सारे पिछड़े लोगों को, हम सब लोगों को, कि जिस तरीके से मुस्लिम समाज के साथ, ऐसे छोटे छोटे तबके के लोगों के साथ, आबादी कितनी है, आबादी के हिसाब से हमें हम हक अधिकार मिलना चाहिए, आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिला। देने का काम किया हिंदुस्तान कहीं नहीं। हिंदुस्तान के नौजवानों, किसानों, मजदूरों के दिले को धड़कन को रखने वाला, गरीबों के चेहरे पर मुस्कान लाने वाला एक ही नेता है, जिसका नाम मुलायम सिंह यादव है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि अब हम बटेंगे नहीं, हम झुकेंगे ही नहीं, हम आगे कदम बढ़ा करके अपना हक अधिकार लेने का काम करेंगे। हम किसी के नहीं रहेंगे। हम हैसियत रखते हैं, ये सच है कि सारे पिछड़े के हिंदू और मुसलमान, हम जिसको चाहे वही लोकसभा पहुंचेगा, वरना लोकसभा कोई पहुंच नहीं सकता है, नहीं है। और आज ऐसी स्थिति आई और आई, अगर हम बट गए, कहीं हम धर्म के नाम पर, कहीं जात के नाम पर, तमाम लोग गुमराह करेंगे, लुभावना करेंगे। कांग्रेस के लोग आएंगे, बसपा के लोग आएंगे, अंदर के लोग आएंगे, हमें तोड़ने का काम करेंगे, हमें कमजोर करने का काम करेंगे। और फिरका ताकतों को सबसे ज्यादा खतरा जो हमें है, ऐसी फिरका ताकत भाजपा जैसी पार्टी जो झूठ बोलती है, जिसने हमेशा छलने का काम किया है, वो छलिया है। भाजपा लोग छलिया है, इन्होंने हमेशा धोखा दिया है। इन्होंने तो ऐसे धोखा दिया है कि जिस तरीके से राम के नाम को बदनाम किया है, एक कभी नहीं थे राम के हितैषी। सवाल करना, हम तो ये बात कहते थे, हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि हिंदू समुदाय के लोगों को आप बताइए, पूछिए कि क्या ये राम के हितैषी थे, राम के दुख में साथ दिए थे? तो ये भाजपा के लोग राम के हितैषी नहीं थे, ये तो ढोंगी है, पाखंडी। इन्होंने तो कभी नहीं सोचा, अगर विपत में भी राम को अगर साथ दिया था तो निषाद, कश्यप, मल्ला, गोड़िया, भीमक, इन लोगों ने देने का काम किया था, ये लोग नहीं। ये तो लिखा है रामायण। और इसी तरीके से ये बताओ, आप हमारे क्या जो ये मूर्ति बनाता है, जिसके मन में राम, दिल में राम होंगे, वही तो बना पाएगा। कोई चित्र यहाँ बैठा हो, बताओ, जिसके दिल में राम ना हो, मन में ना हो, वो हिंदुस्तान का ठेका ले रहा, हिंदुस्तान का ठेका ले रहा विकास। और ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ एक नाम से प्रसिद्ध हुआ, गुजरात में क्या करा है? दंगा, सिर्फ दंगा। तो सिर्फ दंगे के नाम पर बहुत बड़ा योग हो गया, बहुत बड़ा देश का विकास करने वाला हो गया। और आज जिस तरीके से हम कहना चाहते हैं, सवाल है कि उत्तर प्रदेश में 3 बार सरकार, माननीय नेताजी 3 बार मुख्यमंत्री रहे, तुम तो अभी 3 बार, तीसरी बार हो। और उत्तर प्रदेश में 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके, 4थी बार लड़का उनका मुख्यमंत्री है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव है। कहाँ लोकप्रिय हो? पूर्ण बहुमत की सरकार। तो जिस तरीके से
एक वहां पर छलावा गुजरात में गरीबों का जो अन्याय गरीबों के साथ होता है, छोटे तबके के हम जैसे लोगों के अत्याचार तो गरीबों पर हुआ है, अमीरों के ऊपर अत्याचार नहीं हुआ है। आज भी वहां पर गुजरात में एक तुलसी प्रजापति की हत्या हुई, उसे न्याय नहीं मिल पाया, पूरे परिवार का कत्लेआम हो गया, न्याय नहीं मिला। तो गरीबों का अगर कत्ल होता है तो गुजरात में होता है। इसलिए हम आपको सजग करना चाहते हैं पूरे देश में। तो भाजपा जैसी फिरका परस्त ताकतों को सबक सिखाना है और इस देश का नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुलायम सिंह यादव को जब लाल किले पे झंडा फहराएंगे तभी हम लोगों का भला होगा। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि 24 घंटे नहीं लगेगा, आप जो मांगे हैं आपकी पूरा हो जाएगा। 24 घंटे नहीं लगेगा। लाख कोई विरोध कर ले, लाख कोई चाहेगा कि पसमंदा समाज की ये समस्याएं ये ना हो या हल हो, उसको हल करके दिखा देगा। गायत्री प्रजापति एक तरफ होगा इस मंजूरी के साथ, जितने लोग हों एक तरफ हो जाए, लेकिन आप ही जीतेंगे, दूसरा नहीं जीतेगा। इसलिए कहीं से अगर लग गया, बहुत लोग नेता सब हैं, हम आप सबको कहना चाहता हूँ, सारे नेताओं, आप उस क्षेत्र के ही नहीं बड़ी सी बड़ी कुर्सी पर आप जाएंगे, ये मैं आपको विश्वास और भरोसे के साथ। ऐसा नहीं है दिखावा छलावा है। हमारे बैठे सही सुल्तानपुर के हमारे जो है हारून साहब है मंच में, अभी हम मिले थे हारून साहब, पूछ लीजिए, हमारे क्षेत्र से भी 2 लोग आए, पूछ लीजिए। हम चाहते हैं, हमने गरीबी देखी, हम जानते हैं कि दर्द कैसे होता है। मुझे पता है कि जब हम ईद और बकरीद जाते हैं, अब गरीबों के यहाँ जब जाते हैं तो मोहब्बत याद आती है कि गरीब के यहाँ कितनी मोहब्बत मिली, और अमीर के यहाँ जाते हैं तो उसके यहाँ मोहब्बत क्या मिली। लगता है कि कोई दिल से दिल मिला रहा है, दिखावटीपन नहीं रहता है, कहीं कपड़े पहने ना होगा, एक जब मैं छोटे थे आपके मंत्री जाते थे, जब छोटे थे जैसे बैठे हुए आप जैसे राजनीति पर बैठे थे नेता, जाते थे ईद में भी, तो ऐसे घरों में जाते थे तो जो बड़े परिवार रहते थे तो उन्हें लगता था कि कहीं सीने में हमारी गंदगी लगी हो, उनके न लग जाए ये तब। लेकिन जब गरीबों के पिछड़ों के घर जाते थे, वही हमारे यहाँ जो है हारून भाई चुड़ियार जानते हैं जब बाहर, और वहीं जो है एक दर्जी अभी खत्म हो गए बेचारे रघु तेरा, उनके यहाँ मैं जरूर जाता था, ऐसे लोगों के यहाँ सब यहाँ, तो लगता था कि ये मेरा कैसे है, ऐसे चमक लेते थे गले में, ऐसे मिलते थे कि जैसे लगता था कि दिल दूसरा सीने में नहीं है, एक ही। इसलिए कहना चाहते हम जानते हैं कि आप बताओ सब्जी बेचने वाले लाए कहाँ से लाए, एक विश्वा खेत में भूमिहीन है। जब हमारे पास भूमिहीन है, अगर सबसे ज्यादा भूमिहीन कोई है तो ये पिछड़े वर्ग के मुसलमान हैं, जो अनुसूचित में तो है ही नहीं, अनुसूचित में है ही नहीं। तो हम अनुसूचित वर्ग के भी लिए, जो अनुसूचित वर्ग में रहना है, जो उस काबिल है, धोबी है, जैसे वो हिंदू धोबी है, मुसलमान, इस तरीके से कई ऐसे वर्ग के लोग हैं जो उसमें भी आते हैं। हम इस लड़ाई को उसको भी ले जाएंगे, और नेताजी के ही कलम से दिल्ली में जब प्रधानमंत्री होंगे तो हक अधिकार दिलाने का काम करेंगे। ये मैं जो पिछड़े हैं, हम चाहते हैं, मेरी तमन्ना है कि हमारे बच्चे भी सोचते हैं कि हमारे भी खेत में एक विश्वा गन्ना ही हो। अगर हम मटर की फली भी खाना चाहें तो एक विश्वा जमीन मेरे भी पास। बताओ इतने लोग आए हो, ऐसे काफी लोग होंगे तो आपने गिने चुने लोग आए हो, लेकिन गरीबों में चले जाओ तो 2% लोगों के पास खेत होगा। 80, 85, 95, 98% ऐसे गांव में लोग जिनके पास खेत भी नहीं है, भूमि ही नहीं, मकान नहीं है, एक मकान में नहीं रह सकते हैं। किस तरीके से मकान में रहते हैं उसको गायत्री प्रजापति जानती है।
कि 8-8, 10-10 परिवार एक कमरे में छोटे छोटे बच्चे लेकर के नहीं रहता है। हम अपनी रोटी चलाने के लिए छोटे से बच्चे को नहीं बिठाते हैं सब्जी की दुकान, खुंचे की दुकान पे नहीं कराते हैं। जितने चले जाओ जिस दुकान पर तो छोटा बच्चा लिए हथौड़ा बना रहा हो, मैकेनिकल का काम बना रहा होगा, साइकिल का पंचर बना रहा होगा। हम देखे हमारे एक कल्लू नसीर अहमद, उसके इतने बच्चे जो है पंचर, हमने कहा बताओ, सवाल किया इन्हें पढ़ाने को नहीं भेजती है, इन बच्चों से जो है पंचर बनवाती हो। तो अपनी स्थिति बताए कि 7 बच्चे और 3 बेटियां बड़ी और ये बच्चा बड़ा हो, तो अगर ये ना चले तो रोटी नहीं बन पाएगी, खेत है नहीं, कुछ भी नहीं। हमने उधर मेरे आंसू चला गया। अब हम उनकी मदद करें, अब ये नहीं कहें क्या मैंने उनकी मदद किया। और आज भी मैंने उन्हें नामित भी करवाया था, तो टाउन एरिया में वो जो है सदस्य 3 बार लड़ा था, वो जीता नहीं। तो मैंने उसको कहा तुम जीतते नहीं हो, अभी तुम्हें बना दूंगा, सरकार बनेगी। उसने जवाब दिया था कि सरकार बनी, 3 हमारे यहाँ 3 थे, तीनों मुसलमान बना दी और पिछड़ी जाति को, एक दर्जी को और एक ये 3 थे, तीनों कोई और दूसरा नहीं बना। अमेठी टाउन एरिया में पूछ लो, और एक 80 की थी, 80 पे 4 लोगों ने सवाल किया हमें बताओ किसको आप बनाए गलत को बताओ। मैं इसलिए कह रहा हूँ हमने नहीं इस बात को लाई कि यहाँ के यादव या फला हिंदू नाराज हो जाए। हमने तर्क दिया, हमने बताया कि 3 बार बेचारा लड़ा, कभी 7 को हारता था, किससे? एक बनिया है और मजबूत था, सुमार, और वो बनिया जाए स्वाद। अब वो 7-8 वोट से हारता था, ज़्यादा नहीं हारता था, 7-8 वोट से हारता था, कभी 7 वोट, कभी 9 वोट। लेकिन हमने उसकी तमन्ना पूरी, उसकी एक ही ख्वाहिश थी कि हम टाउन एरिया में सदस्य बने। हमने कहा कि चलो करिए, सेक्रेटरी है, उजड़ा है, अमेठी जामा मस्जिद का, उन्हें हमने बनाया। हम तो जिसको आपसे वादा कर रहे हैं, ये नेताजी क्यों है? नेताजी हमने तो वकील हो, हमने तो वकालत की, तो बनाया तो नेताजी ने, मुख्यमंत्री जी ने। इसलिए भरोसे के साथ कहता हूँ कि अब हेलीकॉप्टर चलेगा। और वहां दिखाई पड़ना जो रथ चला था, तो रथ पर सबसे पहले अगर अगुवाई कोई करता था तो पसमंदा समाज के करते थे। और मैं तो ठंडक भी रहती थी, ठंडक भी नहीं रहती थी, ठंडक थी, रथ चलाते रहे थे तो ठंडक में हम लोग गुजरा था। लेकिन जिस तरीके से कोई ऐसा जनपद नहीं रहा कि जहां पर इतना जबरदस्त स्वागत ना हुआ हो, तो मैंने नेताजी से कहा, मुख्यमंत्री जी से, कि अगर कोई उत्तर प्रदेश में है संगठन तो पसमंदा समाज है, और इसके राष्ट्रीय है पूरा सब पिछड़ा मुसलमान खड़ा है। कई जगह की फोटो हमने खिंचवाई है, कैसे बनवाया, हमने नेताजी को दिखाई। इसलिए कहना चाहता हूं कि आपकी उम्मीद और भरोसे के साथ अब आपकी बारी, हमारी आपकी परीक्षा है। हम लोग आपके बीच में आएंगे, कार्यक्रम तय होंगे, फाइनल कर दिया नेताजी ने। और नेताजी सच है, हमने कहा हेलीकॉप्टर को उन्होंने कहा, और हमने कहा कि सिर्फ एक नेता मुझे चाहिए, वो अनीस मंसूरी चाहिए, दूसरा मेरे साथ आगे और वो सीट बता दीजिए नेताजी जो सबसे कमजोर है, उसको हम पहले जिता करके और पहले राउंड उसको भेजेंगे। जो कमजोर वाली है, जो अच्छी वाली है, मैंने कमजोर वाली सीट मांगा, इसीलिए पहले लगा दिया। तो आप सबके बीच में हम आएंगे, अगर आप लोगों की पूरे ताकत के साथ जो वादे कर रहा हूं, ये आपका बेटा बच्चा कर रहा है। हमने जिंदगी में संघर्ष किया हूँ, आप मेरे संघर्षों के साथ रहो। हम आप पे भरोसा चाहते हैं कि चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए नेताजी के पैरों में अगर जाना पड़ेगा तो आपके चेहरों में असर नहीं आएगा। हम इसलिए कह रहे हैं, हमें भरोसा और विश्वास, और ये भरोसा कहीं टूटा
तो निश्चित तौर से आज जितनी बड़ी उम्मीदें हैं, हो सकता है कि हमारे बीच के प्रत्याशी कांग्रेस हो, भाजपा के, बसपा के दिए भी होंगे, वो देंगे, तो कहीं हमें आपको ये सोचना पड़ेगा कि हमारे बीच में अगर ऐसा प्रत्याशी भेजा दूसरे दलों ने, निश्चित तौर से मुझे कमजोर करने की कोशिश की, क्यों मैं लक्ष्य से हो सकता है हमारे दल से होता है तब तो हम करने जाते, अगर वहां पर हम फिसल गए, वही आवाज तेरी गलत दूसरी जगह परिवर्तित हो जाएगी, लोग उदाहरण दे देंगे। अगर गलती एक जगह से हुई तो गलती पूरे उत्तर प्रदेश नहीं देश में चली जाएगी, उनके दिल टूट जाएंगे, लोग बताएंगे, उनके प्रत्याशी बताएंगे, लोग बताएंगे, फिर हमारी जमीन नहीं गवाएंगे। हम वादा कर रहे हैं कि हमें लाल किले पर झंडा फहराना है और नेताजी को फहराना है। अब उनसे सारे विश्वास और भरोसे के साथ जो उम्मीदें हैं हमारी, जो हमारी मांगे हैं, जो हमें आगे बढ़ाने के लिए हर क्षेत्रों में, क्योंकि प्रधानमंत्री बनने के बाद कोई ऐसी शख्सियत नहीं रहेगी कि जो आप चाहें वो सरकार बनाए। उत्तर प्रदेश की सरकार में है, हो सकता है, अब चल पड़ा। अगर बड़े बेटियां बड़ो बेटियां है तो हमारे लिए है, सबके लिए। कब्रिस्तान की है वो हमारे लिए है, सबके लिए। अब लैपटॉप, बेरोजगारी भत्ता, तमाम योजनाएं हैं हमारे लोग, जो हमारी बेटियां पढ़ी हैं, हमारे बेटे पढ़ रहे हैं, उन्हें भी पहली बार मिलने का काम किया। बेरोजगारी भत्ता पहली बार मिलने का काम किया, किसी ने नहीं सोचा, तमाम हक अधिकार, लेकिन मूल रूप से हमारा अधिकार जो अभी अनीस मंसूरी जी ने कहा था कि हमारे लोग तभी IAS IPS बनेंगे जब वो बाग हमारा बस होगा, जब रास्ता खुलेगा, और वो दिल्ली से खुलेगा। चाबी दिल्ली में है। हम लोगों ने 17 जातियों के लिए मांग करके नहीं चाहा कांग्रेस ने। ये भाजपा, बसपा, कांग्रेस तीनों एक है, तीनों एक है। आप ये बताओ, मोदी एकता खड़ियंतकारी चाहे पहले तो कहा पिछड़े हैं, पिछड़े के नाम पे हमको बांटना चाहा, लोग गुमराह हो जाए। भाजपा के लोग इतने शातिर हैं, ऐसा दिमाग कहीं नहीं पाओगे, बहुत शातिर है। इन लोगों ने कहा हम पिछड़े, मोदी पिछड़ा है। जब हम लोगों ने उसका पर्दाफाश किया तो फिर बोले कि मोदी चाय बेचने वाला है। ये बताओ, इतने सब बैठे, सबके घर में बुजुर्ग लोग, कितने लोग चाय बनाते होंगे, इन्हें पता है? हम लोग चाय नहीं बनाते। ये किसमें कितनी मेहनत करते हैं, चाय से ज्यादा बनाने वाले से मेहनत का मजदूर होता है। अरे चाय बनाने में कितनी मेहनत होती बताओ। लेकिन मेहनत करने वाले में इनसे बताओ कि जो हथौड़ा चलाने वाले में, अरे बता दो, एक तो बना के दिखा दो, एक पैडल, एक तो साइकिल का पंचर बना के दिखा दो, एक तो खोल के दिखाया मोदी। सबसे मेहनत कर मजदूर अगर है कोई तो ये लोग बैठे हैं, हम लोग हैं। तुम मोदी जी ये गुमराह करके अच्छा चाय बेच रहा था कैसे? आप देखो, चाय का नाटक भाजपाइयों ने जगह जगह, अगर एक दिन में तो कहाँ लगाए थे? कौन चाय बना रहा था? RSS के लोग चाय बना रहे थे। कौन जो है पी रहा था? भाजपा के लोग, और तार जोड़े थे। अब इनसे पूछो, 1 घंटे चाय पी रहे थे मोदी जी, और टीवी पे दिखाई पड़े तो जनता जाने। ये बताओ, ये नाटक नहीं है? ये बताओ, जब तुम मोदी की चाय बनाए रहे होगी तो उस समय तो लकड़ी पे, बताओ देहात में आज भी भदेली होती है, उसी में तो चाय बनाते हैं। देहात में चले जाओ, छोटी दुकान, या पतीला होगा, भदेला होगा। अब इनसे पूछो कि उस समय चाय लकड़ी से, आज भी लकड़ी से बनाते हैं। गांव में बताओ, गांव में लकड़ी से और कंडी से चाय बनाते हैं, फूस से बनाते हैं। इनसे पूछो किससे बना रहे थे? सिलेंडर से सब चाय बना रहे थे, सिलेंडर से चाय, सिलेंडर से चाय, बढ़िया से स्टाल। झोपड़ी में बनाए होते, किसी झोपड़ी वाले से बात की होते मोदी जी, तब हम जानते। तुम तो इतना झूठ बोलने वाले हो, देश को बर्बाद कर देंगे। इन भाइयों, आप नोट कर लेना, अगर कोई इनको सफाया कर पाएगा तो समाजवादी कर पाएंगे। और इस देश की तरक्की अगर करेंगे, इस देश का किसान, नौजवान सभी खुशहाल होगा, तो समाजवादी पार्टी ही करेगी, दूसरा कोई नहीं करेगा। ये समाजवादी विचारधारा, इनके इतने लोग हैं
इन लोगों से वो हम लोग गणेश जी को जानते हैं कि लक्ष्मी जी, तो इन्होंने एक दिन में दूध सब पिला दिया, ऐसे पिलाया दूध कि सारा दूध जो है उड़वा दिया। बच्चे बेचारे भूखे मर गए, छोटे छोटे बच्चे बेचारे जो लिए थे रखे थे बच्चे के लिए दूध, वो बच्चा वो दिन भर रोया, भूखा रहेगा और रात भर रोया, सवेरे दूध मिलेगा कहाँ से मिलेगी, दूध तो पिला दिया सब। तो ये दूध पिलाने वाले, ये चाय बेचने वाले, ये जो है राम नाम के ढोंगी, जो मंदिर मस्जिद वही बनाएंगे, ये जो है और नहीं बख्शा। क्या ये सच्चाई नहीं पूछना कि ये लोगों, ये हमारे मुस्लिम समाज के लोगों, ये पिछड़े वर्ग के लोगों, कि इनसे और सवाल करना। उत्तर प्रदेश सरकार नहीं बनाई थी, 3 बार सरकार बनाई थी, किसके? रक्षाबंधन करके। पवित्र रिश्ते रक्षाबंधन को, अगर हिंदुओं के जो पवित्र रिश्ता होता है भाई भाई बहन का, वो रक्षाबंधन होता है। अब उस रिश्ते को अगर तोड़ने का काम किया तो किसने किया? यही भाजपा बस्तर। तो इनसे 3 बार बनाया, उत्तर प्रदेश विकास नहीं कर पाया। अब दिल्ली के कुर्सी पर 13 दिन की सरकार, अब 13 महीने की सरकार किसकी थी? इनकी 13 ही किसने किया था? तो 13 महीने तब तुमने प्रदेश देश का विकास नहीं कर सकते। कौन सा विकास किया यही बता दो। इसलिए ये बहुत हम समय ज़्यादा दे रहे हैं, इसलिए आप लोगों को देर भी हो रही है, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि अब परीक्षा की बारी है। हमें अगर आपने बुलाया तो दिल से दिल मिलाना, जो वादा करते हैं हम तो विश्वास करते हैं पीर फकीरों में करते हैं, हम उनके अनुयायी हैं। और हम तो आपसे बता रहे हैं खम्मत पीर बाबा जाते हैं, हमने तो 10 साल हो गए खम्मत पीर बाबा के दर्शन हर किसको तो आप करते हैं। तो ऐसे सहनाई में एक उदाहरण दे रहा हूँ। अब हम जानते हैं कि आप सब कितने दिल के सच्चे हो, क्या पाओ क्या खिला दो, क्या पिला दो, क्या दे दो। और अभी मैं देख रहा हूँ कि किस तरह से भाव जो आपने कृपाण पकड़ा दिए है, तो वो दिखाई पड़े जंगे मैदान में। ये ना देखा कि दिखाते तलवार और तलवार बधी नहीं, तो दोनों आदमी को तलवार पहनाई है। इसकी इज्जत रखना आप सबका काम है। आपसे और मैं दावे के साथ कहता हूँ चुनाव बाद, जैसे आपने कहा कि चुनाव बाद तो हम आपका स्वागत करेंगे और आपको लगेगा कि स्वागत कौन कर रहा है, और नेताजी आपके बीच में रहेंगे और प्रधानमंत्री के रूप में पहला स्वागत होगा तो पसंदीदा समाज और पिछड़े लोगों के साथ होगा। इन्हीं शब्दों के साथ सभी लोगों को कहना चाहता हूँ, अपना दुख हम दोनों को दे देना, आपको तो देते हो, हमें भी दे देना और साथ मिलकर के बांटेंगे और हिंदुस्तान बनाएंगे। एक बार खाइए, 2 बार खाइए, शाम तक जितना खाना है खाइए, लेकिन बजाय मेहरबानी इसको बर्बाद ना करिए। कार्रवाई चालू है, आप देखते हैं आप अपने अपनी डेढ़ ग्रहण करें। काफी हजरात बाहर घूम रहे हैं, वो पंडाल के अंदर आए। जो हजरात पंडाल के अंदर आके बैठे हैं, जितने हमारे कार्यकर्ता हैं, कोई भी जरूरत है करेंगे। चलिए अभी खड़े हो जाएंगे। लिखापढ़ी पढ़े वो बहुत गरीब
कि कोशिश उनकी ये रहना चाहिए कि जल्द से जल्द निकाह की कार्रवाई हमारे उसी मेहमान ने जाती मेहमान जब यहाँ तक तशरीफ ला चुके होंगे। इसलिए मैं अपने कमेटी के मेंबरों से इंतजार करता हूं कि निकाह की कार्रवाई में किसी की कोई कोताही न हो, इस काम को बखूबी अंत पर कोई अफरा तफरी का आलम ना हो। सामने से तो निकला कपड़े पे भेज दिए आप? हाँ ठीक, निकाह के लिए तैयार हो जाइए। अच्छा अच्छा ठीक। अच्छा मेरा समझ नहीं आता यार, ऐसे दीजिए क्या सब लोग तैयार हो क्या? सब तैयार हो क्या? ठीक है, इनका पूरा बायोडाटा ऐसे अरे हम भैया सामने से तो सामने वो भैया मेहमानों से दरखास्त कर रहा हूं कि वो पंडाल में तशरीफ ले आए। यहाँ पर महफिल में, पंडाल में, मैदान में छोटे छोटे मासूम बच्चे घूम रहे हैं कि अपने बच्चों की फिक्र करें। अगर कोई बच्चा हल्ला ना करे, अगर कोई बच्चा गुम हो जाता है तो कोई दिक्कत आ जाएगी। और मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि कमेटी की किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी ना होगी, लिहाजा अपने बच्चों का ध्यान दें और जो छोटे मासूम बच्चे हैं उनको इधर उधर घूमने ना दें, उनको अपने साथ रखें।
है तो पूरे मैदान के अंदर आपको महसूस होगा। तो क्यों ना इस गर्मी की शिद्दत को हम बैठ कर बर्दाश्त करें। दादी أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا आप लोगों ने सुना थोड़ा पीछे हो जाओ। आप लोगों ने दवाई से आपकी बकाले अव्वल गलबा तैयब बात चलो ये लो निकाल रहा है चलो चलो नहीं बात वा सिफा तेही वक़ा बिल्तो जमीआ अहकामे अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिया लहु अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह मदीना या मरने से पहले
आज आपके सामने आए मदीना बुलाए मरने से पहले गुंबदे मरने से पहले गुंबदे खिज़रा दिखाइए अयामुना के लाले मदीना बुलाइए। और से तवज्जो चाहूंगा आंखें तरस रही है ज़ियारत के वास्ते आंखें तरस रही है ज़ियारत के वास्ते एक दिन हुजूर ख्वाब में एक दिन हुजूर ख्वाब में तशरीफ लाइए अयामुना के लाले मदीना बुलाइए। और आंखों से पत्र चाहूंगा जो गालियां भी सुन के दुआएं दे बार बार जो गालियां भी सुन के दुआएं दे बार बार ऐसे नबी पे दोस्तों ऐसे नबी पे दोस्तों कुर्बान जाइए अयामुना के लाले मदीना बुलाइए मरने से पहले गुंबदे मरने से पहले गुंबदे खिज़रा दिखाइए अयामुना के लाले मदीना बुलाइए। गुरु ने पाक पढ़े उनको सुनिए जगह वो हटा लीजिए कुर्सियों पर आ जाइए। मैं फिर से बड़ी मर्दाना का बात कर रहा हूँ जितने साथी खड़े हैं वो यहाँ आ जाए आज इन्हें सामने मेरी आवाज सुनिए और उस पर गौर कीजिए कि वहाँ खड़े रहने से बेहतर है कि यहाँ कुर्सियों पर आकर बैठे। मैं आवाज दे रहा हूँ जनाब मेरी आपसे गुजारिश है कि जो लोग खड़े हुए हैं तुम्हारा
इसके साथ ही जकाउल्ला मंसूरी, रिजवान मंसूरी, गुड्डू मंसूरी और कट्टे अंसारी साहबजादे मैं सबका खिदमत करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मैं सूबेदार मंसूरी को भी दरख्वास्त करूंगा कि एक बार स्टेज पर जरूर आए, बाकी इस कार्यक्रम की जिम्मेदारियों को भी निभाएं। जनाब सूबेदार मंसूरी जो रखपुरा से चलकर यहाँ तस्वीर आए हैं, हमारी इस कमेटी के वरिष्ठ पदाधिकारी जनाब सूबेदार मंसूरी और भी बहुत से साथी हैं, लेकिन इससे सब मैं दरख्वास्त करूंगा कि आप इस पंडाल साथियों इस पंडाल में पड़ी हुई कुर्सियों पर बैठ जाओ। साथियों इस महफिल की अपने आप एहतियात करें और दूसरों से अजीजों साथियों, प्लीज मेरी निगाह है, मेरी निगाह है, मेरी दरख्वास्त है कि आप इस मैदान के अंदर भीड़ न लगाएं। साथियों ये कुर्सियां खाली पड़ी है, यहाँ पर आकर बैठ जाइए। लोग ज्यादा है कि कुर्सियां ठीक कम हो जाए, लेकिन अब तो सारी कुर्सियां खाली दिख रही है और सभी धूप में बनाने में उनको दिक्कत हो रही है। उन्हें देने में आप क्यों बना रहे हैं? वहां भी पैसे जाता है, यहाँ भी पैसे जाते हैं। आप सभी बना रहे हैं और मैं इतना सोच नहीं सकता क्या तो सामान आपको बैठाने की कोशिश करें। आप हमको ले आइए, आप हमारे से रो आइए, मजा क्यों लगाइए? तो फिर तो नहीं, ये मंजिलें आगे आइए, देखिए बड़ी खुशी की बात है कि हम सब के बीच हमारे मेहमान या जलवा हो रहे हैं। फिर मैं दरख्वास्त करूंगा कि आप सभी लोग इस पंडाल में पन्नी कुर्सी पर बैठ गए। आपके दरमियान में तशरीफ ला रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम समाज के मीडिया प्रभारी कुरान इस्लामी का और प्रदेश देते हुए जनाब मुख्तार मंसूरी का, और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे आज के सम्मेलन में जो मेहमान जाती हैं जनाब हमारे बहुत ही अजीम शख्सियत इस मंच पर होने वाली तशरीफ फरमा हुए हैं। मैं क्या कहूँगा कि आगे तक में बचे इंशाअल्लाह और
तमाम जिलों से मेहमान मिलेंगे। बच्चे मुफ्ती जिनको दिक्कत है जिंदगी आखिर जिसको मुनाफा होता है, ईरान होता है, कितने गुनाहों को माफ करवा देता है। क्या हमारे क्या हमारे मैदान से ढेर उसको भी मैं आप देख रहे हैं जिनके सफेद कबर पर खड़े हुए हैं, ये हमारे मेहमान बहुत हैं, उसको बड़े बड़ा शाम तक एक इंतजार एक गुजारिश है कि जब हमारे मेहमान सारे यहाँ पर आ जाए तो थोड़ी देर के लिए उस खाने को रोक दे, अपने मेहमानों की बात को सुने, उसके बाद प्रोग्राम चलना जल्द प्रोग्राम निपटाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये शादियों का एक समाजी प्रोग्राम है, कार्रवाई चल रही है, निकाह हो रहे हैं, खाना चल रहा है, अब देर है सिर्फ मेहमानों के आने की। और मेरे अजीजों साथियों, बड़े हमन के काम देना है। मेरे अजीजों भाइयों, प्रोग्राम के खुसूसी मेहमान और उनके साथ जो मेहमान हैं वो बैठेंगे, हमारे जो जाजिम मेहमान हैं वो बैठेंगे, उसके पीछे और बड़े मेहमान वो बैठेंगे, नीचे पड़ी जो जिन पर सफेद खबर है वो बैठेंगे, हमारे आना से चलकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभारी मैं उनका तहसील से स्वागत करता हूँ और आप लोग तालियां बजाकर उनका स्वागत करें, जोरदार से तालियों से स्वागत किया जाए। मीडिया से अभी दो लोग आने को हमारे चीफ गेस्ट इस महफिल में हमारे मेहमानों की हर एक बात को सुनना है, उनको दिल में बिठाना है और उन पर अमल करना है। साथ में मैं दरख्वास्त करता हूँ कि अपनी कुर्सियों पर बैठे, स्टेज के सामने जो खड़े लोग हैं उनको कुर्सियों पर भेजे, जितने भी लोग खड़े हो रहे हैं सबको कुर्सियों पर भेजने की कोशिश करें। मैदान में भीड़ सभी मेहमान लखनऊ से चलकर, कानपुर से चलकर, बरेली से चलकर यहाँ तक ला चुके हैं। मैं और इस कमेटी की तरफ से उनका अभिनंदन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं।
साथियों, बड़ा अफसोस की बात है, मैं बार बार देख रहा हूँ कि मैं देख रहा हूँ सामने कितनी भीड़ लगी हुई है। और फिर एक बार मैं ये कहूंगा कि देखिए, रिस्क की बर्बादी ना कीजिए। अल्लाह के वास्ते रिस्क लेके जाना क्या अहमियत है, रिस्क लेके जाने की, उसको बर्बाद ना कीजिए। बार बार मेरे पास हिदायत आ रही है, मैं गुजारिश कर रहा हूं कि बहुत सब्र और तहम्मुल का सबूत दीजिए। मैं अपने जिला अध्यक्ष मोहम्मद रशीद मंसूरी साहब, बरेली मंडल अध्यक्ष अब्दुल गनी मंसूरी साहब और जिले के सरपरस्त जनाब मंसूरी साहब से बात करूंगा कि जल्द से जल्द इस स्टेज पर आ जाए, जल्द से जल्द आने की कोशिश करें। प्रोग्राम में किसी भी किस्म की देरी नहीं होना चाहिए। मैं देखिए नहीं, हाँ बताओ, भाभी बताओ क्या और मैं अपने जिले का अध्यक्ष मैं जनाब अकील मंसूरी साहब का बात करूंगा। अकील मंसूरी, मैं जनाब मोहम्मद सईद मंसूरी जोरदार से ताली बजाइए। हमारे इस महफिल में आए हुए हमारे जूनियर राष्ट्रपाल साहब, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि हमारे बड़े भाई जनाब आबिद साहब, वो जहाँ कहीं पूरे तस्वीर लाए, जनाब आबिद साहब, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आबिद अली मंसूरी साहब, शादियाँ इंसान को बेईमान बनाती हैं। आज उत्तर प्रदेश के अंदर मुस्लिम समाज में गरीबी पूरी तरह से हावी हो चुकी है। लोगों को बनके कपड़ा नहीं है, लोगों को पढ़ने के लिए कोई साधन नहीं है। मुस्लिम समाज में दलितों से ज़्यादा हालात बदतर होने के कारण इनकी शादियों में परेशानियाँ तमाम होती हैं। और हमने सबसे पहले उत्तर प्रदेश में इज्तिमाई शादियाँ मुस्लिम समाज में शुरुआत की। इससे पहले उत्तर प्रदेश के अंदर मुस्लिम बिरादरियों में इज्तिमाई शादियाँ कभी हुई नहीं है। और ये मैंने सबसे पहले उत्तर प्रदेश में फैजाब इंटर कॉलेज राठ हमीरपुर से 2008 900 तकरीबन शादियाँ दहेज रहित सामूहिक विवाह हम करा चुके हैं। और ये अपील करते हैं मुस्लिम समाज के लोगों से कि सभी लोग जो कि इस्लाम में भी सामूहिक विवाह के लिए कहा गया है, कबीलाई शादी की जाए, खर्चीली शादी ना की जाए। जो इस शादी से, खर्चीली शादियों से जो पैसा बचे वो अपने बच्चों के तालीम में, उनकी शिक्षा में खर्च करें और अपने धंधे को, रोज़गार को आगे बढ़ाएं, ताकि आपको मजबूती मिले और आपके बच्चे अच्छी पढ़ाई कर सकें। इस तरीके की सीख मिलती है। ये अभी तक तो ट्रेंड था ही नहीं यूपी में, ये ट्रेंड तो मैंने डाला है। अब लोगों में जागरूकता आई है और उसी का एक नमूना ये कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर लोग संपन्न माने जाते हैं। बुंदेलखंड में उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा गुर्बत है मुसलमानों में, तो वहाँ शुरुआत होकर के आज शाहजहाँपुर तक पहुँची और ये तीसरी इज्तिमाई शादियाँ हो रही हैं शाहजहाँपुर। तो ये कहीं ना कहीं लोगों में इस ट्रेडिशन को, इस प्रथा को अपनाने की एक होड़ सी लगी है और पूरे उत्तर प्रदेश में शुरुआत हो गई है। तो ये हम सीख देना चाहते हैं कि खर्चीली शादियों से बचें और जो पैसा खर्चीली शादियों में खर्च करते हैं उसको बचा करके अपने बच्चों की तालीम में खर्च करें। आज कितनी शादियाँ यहाँ पर शाहजहाँपुर में आज 51 शादियों थे, ये लोगों को दावतनामा दिया गया था। 51 शादियाँ हो रही हैं और इस शादी में तमाम उत्तर प्रदेश के पसमानदा समाज के लोग घंटा ये पानी है।
लखनऊ से, बरेली शरीफ से, औला से, मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश से अक्सर सफर से लोग यहाँ पर जलवा फरमा हुए हैं। मेरी गुजारिश आप तमाम से ये है कि बिल्कुल जो लोग खड़े हुए हैं इधर उधर बचाए हुए हैं, बड़ी मेहरबानी होगी कि कम अज कम कहने वाले के सामने तो कुछ लोग बैठे हो, उससे बाकी कुछ कहा जा सकता है। ये वो बात की बात है। हजरत मुझे इतना कहना है कि जो लोग लाख 2 लाख 3 जिन लोगों ने समझने दरकार है हो जाएंगे इसकी रोशनी में उसके बाद रब्बे कायनात अपने हुक्म इस तकरीर में निकाह को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, इसको शादी में तमाम लोगों में जिलाध्यक्ष आए हुए पसंदा समाज के लोग जो बैठे हैं मंच में लखनऊ को लेकर के खूब डाला और